और देखिए आज तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे हल्का सा, उसके बाद टॉपिक पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो कोशिका जो होती है वह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। हेलो सर। यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके, तो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। इसका मतलब यह है कि हमारा जो शरीर है उसकी जो संरचना है वह किसके द्वारा निर्धारित होती है? कोशिका के द्वारा। और हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं वह भी कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक दो शब्द आ रहे हैं कोशिका के आगे। संरचनात्मक का अर्थ है कि हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारी जो शकल सूरत है, वो पूरी कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई। इसी तरह से हमने बात की थी कि क्रियात्मक, तो जितने भी हमारे शरीर के कार्य हैं वो भी कोशिका द्वारा किए गए। इकाई का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसकी रिपीटेशन से कोई संरचना बनती है। जैसे अगर कोशिकाओं की पुनरावृत्ति की जाए तो कोशिकाओं की जो पुनरावृत्ति है उससे जाकर हमारा शरीर बना, तो संरचनात्मक इकाई हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं वो भी कोशिकाओं के कार्य के रिपीटेशन है। अब हम कहते हैं कि हमारे हाथ ने किसी वस्तु को उठा लिया, तो वो हाथ नहीं उठाता, उसमें सभी कोशिकाएं जब सामूहिक रूप से कार्य करती हैं तब जाके हाथ किसी वस्तु को उठा पाता है। तो शरीर के कार्य और शरीर की संरचना दोनों का निर्धारण कोशिका करती है। तो अब इसमें चल रहे हैं, इसका अगर संगठन समझे हम कोशिका का, तो देखिए जो कोशिकाएं हैं हमारे सामने वो शरीर की सबसे छोटी संरचना है, सबसे न्यूनतम स्तर की इकाई है। आप देख पा रहे हैं ये जो कोशिकाएं हैं इसके द्वारा शरीर बना। उसके बाद जो कोशिकाएं हैं वो अपना एक समूह बनाती है और उस समूह को हम ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर समूह बना लेती हैं और वो समूह मिलकर किसी समान कार्य को करता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। फिर जो ऊतक जब समूह बना। सर आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। नेटवर्क बारिश में प्रॉब्लम कनेक्शन। क्या होती है? ऊतक क्या होता है? अंग क्या होता है? कोशिका क्या हो गई? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से शरीर का निर्माण होता है। बहुत सारी कोशिकाओं के रिपीटेशन से शरीर बनता है। तो कोशिका तो होगी सबसे छोटी। कोशिकाओं का जो समूह है जो किसी विशेष कार्य को करता है वो होता है ऊतक। तो ऊतक क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह। जब दो या दो से अधिक ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है अंग। उदाहरण हृदय है, अमाशय है, छोटी आंत है, ये सभी क्या है? अंग। अंग किससे बने? अंग बने ऊतकों के मिलने से। दो या दो से अधिक ऊतक जब जुड़ जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई क्या? मुझे फीडबैक देते रहे बीच बीच में, यस या नो। यस सर। हमने तीन चीजें देखी अभी तक। पहले नंबर पे थी कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद बात की थी हमने ऊतक। ऊतक होता है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह होता है। तीसरे नंबर पर हमने बात की थी अंग। अंग जो होता है वह दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर बनता है। और अगर अंग जब आपस में जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक अंगों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तब बनता है हमारे पास तंत्र। क्या बनेगा? तब तंत्र बनेगा। तंत्र के अंदर दो या दो से अधिक अंग होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हमारे सामने ये पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पाचन तंत्र के अंदर लीवर भी है, स्टमक भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है। और ये सभी जो आपस में जब कनेक्ट हुए
तब हमारे पास पाचन तंत्र का निर्माण हुआ। तो ये क्रम बना। हमारे शरीर के अगर संगठन की बात करें तो संगठन में क्या होता है, सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक जब आपस में जुड़ जाते हैं अंग, और बहुत सारे अंगों को जब जोड़ दिया जाता है तो तंत्र का निर्माण होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर पाचन तंत्र पढ़ा, ऐसे हमारे शरीर में कुल 11 तंत्र हैं। तो हम अभी उन तंत्रों को देखेंगे कौन कौन से तंत्र हैं, लेकिन अभी जो क्रम देख रहे हैं संगठन का वो ये है, कोशिका, कोशिका से समूह ऊतक, ऊतक के समूह अंग, और अंग मिलकर तंत्र। अब आगे चलते हैं, अगर तंत्रों को जोड़ दिया जाए, सभी तंत्रों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तब बनता है शरीर। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सारे तंत्रों को जब मिला दिया जाता है तो शरीर होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं यह एक शरीर है, शरीर के अंदर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, आप भी अपनी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं। तो ये जो शरीर है, शरीर के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, कंकाल तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, पाचन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, परिसंचरण तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तंत्रिका तंत्र आपको दिखाई दे रहा है। सारे तंत्रों को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर शरीर का निर्माण होता है। अब यहाँ तक की बात हमारी समझ में आई, कोशिका की भूमिका क्या है। कोशिका की भूमिका है हमारे शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर का निर्माण ऐसे होता है कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो पुनरावृत्ति करती है, जिससे ऊतक बने, ऊतक से फिर अंग बने, अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर। तो हमारे शरीर के निर्माण में जो कोशिका की भूमिका है वो आपको समझ में आई, किस तरीके से कोशिका एक दूसरी कोशिका के साथ मिलकर शरीर का निर्माण कर लेती है। यहाँ तक ये जो संगठन है शरीर का वो समझ में आया। यस सर। Yes, यस sir. सर। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बीच में भी कभी आप पूछ लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपके ज्यादा सवाल ना रहे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है पूछ लीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे आर्ट्स के भी होते हैं, कॉमर्स वगैरह के भी होते हैं, तो उनको डाउट हो सकता है, पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक की बात हम क्लियर हुई कि हमारा अंग है, कोशिका तक से अंग बनेंगे, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपके सामने जो हेडिंग है वो है जंतुओं के तंत्र। कोशिका पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा हमारे दिमाग में होना भी चाहिए कि हमारा जो शरीर है, संगठन हमने पढ़ा कौन कौन से तंत्रों से मिलकर बना होता है। शॉर्ट में देखेंगे जब तंत्रों का, जब आपका कोई चैप्टर होगा तब तंत्र पढ़ाएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से तंत्र हमारे में पाए जाते हैं। अब तंत्र में तो उसके अंदर अंग आ जाएंगे। 11 तंत्र हैं। जैसे पहला है अध्यावरणी तंत्र। पहला तंत्र है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप चाहें तो, वैसे मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा, मैं पीपीटी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, सेंड कर दूंगा लास्ट में, लेकिन जब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह रखना चाहे आप रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला है अध्यावरणी तंत्र। ये तंत्र होता है हमारे शरीर की त्वचा, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर चारों तरफ जो ढका हुआ है, जो हमारे शरीर को ढके रहता है, सभी अंगों को, तंत्रों को ढक कर रखता है, उसे अध्यावरणी तंत्र कहते हैं। दूसरा है कंकाल तंत्र। उसे आप जानते हैं, हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं सभी हड्डियों को अगर मिला दिया जाए तो वो कंकाल तंत्र बनाता है। तीसरे नंबर पर पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र होता है जो हमारी मसल्स है। आप जानते होंगे अपनी बॉडी में, हमारे शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, हमारे हाथ में, पैर में, हमारे पूरे शरीर में पेशियां होती है जो आपने देखी होंगी। उन सभी पेशियों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो होता है पेशीय तंत्र। पाचन तंत्र आप परिचित है, जिसमें हमारे भोजन का पाचन होता है, जिसमें हमारा भोजन जाता है, वो पूरा जो अंगों का समूह है वो पाचन तंत्र है। इसी तरह से परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र होता है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, जितने भी अंग मिलकर काम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन। परिसंचरण मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर के वे अंग जो हमारे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, वह परिसंचरण तंत्र। इसी तरह से श्वसन तंत्र। हमारी जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जितने अंग मिलकर कार्य करते हैं, उन सभी अंगों को मिलकर जो समूह बनता है वो श्वसन तंत्र। इसी तरह से उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, लाभदायक तो बनते ही हैं, बिना लाभदायक के तो हम कार्य और ये सब नहीं कर सकते, लाभदायक तो बनते ही हैं, लेकिन लाभदायक के साथ में कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग मिलकर कार्य करते हैं, जो अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र।
सभी अंगों को, सभी तंत्रों को कार्य कराने के लिए कंट्रोल होता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो यही ब्रेन है और भी जो संरचना है जो कंट्रोल में सहायक होती है, कंट्रोल करती है, इन सभी को मिलाकर हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। उसके बाद है ज्ञानेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे शरीर की जो संवेदना है, जो सेंसेशन है, उनको ग्रहण करने का काम करती है, चाहे वो स्वाद हो, गंध हो, स्पर्श हो, है ना, साउंड हो। इन जो संवेदना है इनको ग्रहण करने का कार्य करती है। उसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र होता है वो हमारे शरीर में होते हैं हार्मोन। आपने नाम सुना होगा हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो भी हमारे शरीर की रेगुलेशन, हमारे शरीर की क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। आंतरिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए हार्मोन का बैलेंस होना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो हार्मोन के बैलेंस के लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। उसके बाद है जनन तंत्र। जनन तंत्र होता है, जनन किसे कहते हैं? जनन होता है कि किसी जीव से उसकी नई संतति प्राप्त हो जाना। तो जीव से नई संतति प्राप्त होने में जो तंत्र हेल्प करता है, जो तंत्र सहायक होता है, आवश्यक होता है, उस तंत्र को जनन तंत्र कहते हैं। तो जंतुओं में मुख्य रूप से ये 11 प्रकार के तंत्र होते हैं। इन 11 प्रकार के तंत्रों को जब जोड़ दिया जाता है तब शरीर का निर्माण होता है। शरीर, अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाएं और हम कहते हैं भैया सारे तंत्र खोलकर, 11 तंत्र को खोलकर अलग रख दीजिए, तो शरीर का वजूद नहीं होता। शरीर का वजूद है इनका कॉम्बिनेशन। जब 11 तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके शरीर कहलाता है। शरीर कोई अलग सी चीज नहीं है, शरीर क्या है? इनका कॉम्बिनेशन है। जब इनको जोड़ देंगे 11 तंत्र को तो शरीर, और खोल देंगे तो शरीर खत्म। ये हुए जंतुओं के तंत्र। इसी तरह से हम देखते हैं पादप भी सजीव हैं, तो पादप के अंदर भी तंत्र पाए जाते हैं। अच्छा, इनके साथ में मैं अंगों की बात कर लूंगा। जैसे हमारे पास पाचन तंत्र है, तो इसके अंग आप जानते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र से आप फेमिलियर है, आपने पढ़ा हुआ है। मुख है, अमाशय है, लीवर है, इन सब से जुड़कर पाचन तंत्र बनता है। ऐसे सभी तंत्रों के अंदर अंग पाए जाते हैं। जब आप एक एक तंत्र का अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर अंग पढ़ेंगे, क्योंकि तंत्र कोई अलग से नहीं है। तंत्र क्या कॉम्बिनेशन है ऑर्गन्स का। तो जब अंग आप पढ़ेंगे तब जाके तंत्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम एक एक तंत्र को अध्ययन करेंगे, आपके अगले सेमेस्टर में तंत्र आएंगे, तब जाके हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे। बात कर रहे थे पादपों के तंत्र की। पादपों के केवल 2 ही तंत्र हैं, एक तो जड़ से ऊपर है और एक जड़ से नीचे, यानी एक तो जड़ वाला और एक जड़ से ऊपर वाला। जो जड़ और जड़ के नीचे, जमीन से जो नीचे का पार्ट होता है। हाँ जी, बताएं सर। अंतःस्रावी तंत्र को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अंतःस्रावी होता है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और वो ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलते हैं, उसके अंदर जो रस बनते हैं, उन रस को वो ब्लड में डाल देती हैं, और वो रस जाकर किसी टारगेट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे फीमेल कैरेक्टर होते हैं, तो वो फीमेल कैरेक्टर डिसाइड होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन से। एस्ट्रोजन हार्मोन से डिसाइड होते हैं फीमेल कैरेक्टर। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उससे मेल कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। अगर किसी की बॉडी में, जैसे फीमेल है, उसकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई तो जो फीमेल होगी उसके अंदर मेल कैरेक्टर आने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई फीमेल ऐसे होते हैं जिनके साउंड है वो भारी हो जाते हैं, जिनका मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर है वो किसने डिसाइड किए? टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन ने। ये क्या है? ये हार्मोन है। ये जो हार्मोन जिस तंत्र से स्रावित होते हैं उस तंत्र को एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र ग्लैंड से बने होते हैं, ग्रंथियों से बने होते हैं, और सिक्रेटरी जो मटेरियल होते हैं उनको बनाते हैं और उनको ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड जाके टारगेट ऑर्गन्स तक जाएगा और उस टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। जैसे ब्रेन कंट्रोल करते हैं, एक तो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है ब्रेन, और दूसरा है हार्मोन, यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल का ही कार्य करता है। दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं बॉडी को। और कोई सवाल आप पूछ सकते हैं? थैंक यू सर। ओके, चलिए प्लांट्स पे चलते हैं। प्लांट्स पे हम जाते हैं तो प्लांट्स के हमने क्या किए? प्लांट्स में हमने देखा कि 2 तंत्र हैं। एक तो
जो जड़ से मिट्टी से ऊपर की तरफ है वो हमारा कहलाता है प्ररोह तंत्र, और एक होता है जो जमीन के अंदर होता है वो होता है मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र हमने आपको पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि इसमें तना, पत्ती, पुष्प और फल होते हैं। मूल तंत्र में की संरचना होती है मूल। तो दो भागों में बांट दिया इनके तंत्र को, एक तो जमीन के अंदर है जो मूल तंत्र, एक जमीन से बाहर है वो प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र के जो अंग हैं, पादप के अंग मैंने 5 पढ़ाए थे आपको। पादप के अंग मूल, तना, पत्ती, पुष्प, फल। तो ये जो 5 अंग हैं, ये जो अंग है वो 2 भागों में बांट दिए, ऊपर वालों का एक तंत्र बना दिया, नीचे वालों का एक तंत्र बना दिया। इस तरीके से पादप में 2 तंत्र हो गए और जंतुओं में 11 तंत्र। इनसे बनकर शरीर का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। तो इससे कुछ जो इनकी खोज करता है या इसके पीछे जो वर्क हुआ है कोशिका पर, उनके कुछ वैज्ञानिक इनसे संबंधित कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, थोड़े नाम से आप फेमिलियर हो लीजिए। जैसे सबसे पहले है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। कॉर्क आपने देखा होगा, कॉर्क देखा है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, कॉर्क देखा हो। जिन लोगों ने नहीं देखा हो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कॉर्क की एक बॉल आती है, अगर ओरिजिनल कॉर्क होगा तो वो आपको वहां दिखाई दे जाएगा। दूसरा, पहले, अब तो नहीं, शायद आपने पहले जब छोटे होंगे तब देखा होगा, जो सिरप आती है पीने वाली दवाइयां, उनके ढक्कन पर एक व्हाइट कलर की चिल्ली लगी रहती है, उसके नीचे एक लकड़ी जैसी संरचना निकलती है, वो कॉर्क होती थी। हो सकता है अब तो सिरप में मैंने भी नहीं देखा, लेकिन पहले आपने देखा होगा तो वो देख सकते हैं। कॉर्क डेड सेल होती है, और जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से उसको काटकर पतली लेयर, अनुप्रस्थ काट लिखा है मैंने इसमें। अनुप्रस्थ काट का मतलब इसकी पतली सी, जैसे टमाटर की स्लाइड बना लेते हैं काट के पतली सी, ऐसे उन्होंने इसको काटकर जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इनको छोटे छोटे छेद दिखाई दिए। क्योंकि डेड सेल थी तो वो जो छेद थे वो दरअसल कोशिका भित्ति थी। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, और इसको खोजकर्ता कहा जाता है कोशिका के रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक क्या है, कोशिका के खोजकर्ता। उसके बाद दूसरा नाम है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कहा था कि कोशिका है वो जीवन की इकाई है। जो अध्ययन किया आवाज क्यों नहीं आ रही? आएगी। स्क्रीन पे है, दोनों नाम पढ़ सकते हैं। ये दोनों मुझे देखिए, नेटवर्क का बीच बीच में थोड़ा बहुत, इससे दोनों विज्ञान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 10 सेल, और उसके अंदर इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। बुक का नाम था 10 सेल, प्रिंसिपल था सेल थ्योरी। वैज्ञानिक थे स्वान और स्लाइडेन। इनमें इन्होंने कहा था, जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका से बने हैं। इन्होंने कहा अगर वो जीव है, सजीव है, चाहे वो पादप है या जंतु है, वो कोशिका से बना हुआ। ये इनका स्टडी का निष्कर्ष था। तो ये 3 वैज्ञानिक हमारे सामने हैं। तीनों को आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिएगा। रॉबर्ट हुक है, ल्यूवेनहॉक है, स्वान और स्लाइडेन। कई बार ये नीचे वाला नाम पूछ लेते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या कोशिका की खोज किसने की थी, या फिर ये कह सकते हैं कोशिका को जीवन की इकाई किसने बनाया। तो ठीक है, ये 3 नाम है, 3 को आप रखिएगा अपनी मेमोरी में। आगे चलें। यस सर। हम अगर कोशिका को देखें तो कोशिका के जो पार्ट्स हैं, तो कोशिका के पार्ट्स में हमने कोशिका को 2 भागों में बांट दिया। एक तो है हमारे पास कोशिका झिल्ली, और एक है जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति। झिल्ली और भित्ति को एक ही मान लेते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, मतलब उसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ जो आवरण है वो कोशिका झिल्ली। दूसरा है उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है, कोशिका के अंदर, झिल्ली के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है
वो कहलाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश टर्म है आप लोगों के लिए, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत आए तो इंग्लिश टर्म है इसमें, आप लोग देख लीजिए, और दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो बाहर का चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो झिल्ली होती है, वो सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो लिक्विड या मटेरियल भरा रहता है झिल्ली के अंदर, वो प्रोटोप्लाज्म। तो दो भागों में हमने बांट दिया सेल को, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास जीव द्रव्य, दो भाग हमने कर लिए। फिर जीव द्रव्य को आगे पढ़ते हैं। जीव द्रव्य के पुनः दो पार्ट हो जाते हैं, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दो पार्ट हो गए। अब कोशिका द्रव्य के अंदर हम पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला को इन्होंने कोशिका द्रव्य का पार्ट मान लिया, वैसे कोशिका द्रव्य से अलग होती है ये। कोशिका द्रव्य के अंदर का लिक्विड होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे, जब कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे तो कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम, यानी कि जो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनको सेल ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जो अंगक हैं, ऑर्गेनल्स हैं, इनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोशिकांग। तो इन सभी का हमें इसके अंदर डिटेल स्टडी करनी है, किसकी कैसी संरचना होती है, क्या क्या कार्य करते हैं, इन्हीं का इस जो आपका लेसन है इन्हीं का अध्ययन हमें करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो एक व्यू है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सारे जो अंगक हैं जिनके नाम हमने अभी लिए वो 100 है। सबसे बाहर है वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। सबसे बाहर है वो सेल मेम्ब्रेन, देखिए लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ, ये है हमारी कोशिका झिल्ली। उसके अंदर सेंटर पार्ट में आप देखेंगे, सेंटर पार्ट में है तो वो है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्र का मतलब सेंटर पार्ट में जो संरचना है वो केंद्रक हो गया। और केंद्रक के बाहर आप देखेंगे ऑरेंज कलर की संरचना, देखिए केंद्रक के बाहर जिसमें ऑरेंज कलर भरा हुआ है उसको देखेंगे तो हम अगर केंद्रक पे पहले देखें तो केंद्रक आप देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। केंद्रक आप देख रहे होंगे 3D व्यू है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है केंद्रक, आप देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, केंद्रक है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो एक इनर मेम्ब्रेन होगी केंद्रक की, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड हो जाती है, बलित हो जाती है, फोल्डेड होकर, और ये आपको ऑरेंज कलर की संरचना इसका निर्माण कर देती है। ऑरेंज कलर की संरचना को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका निर्माण किसके हुआ? इसका निर्माण हुआ केंद्रक की बाहरी झिल्ली के अंतर बलने फोल्डेड होने से अंतःप्रद्रवी जालिका बनी। अंतःप्रद्रवी जालिका अलग से चिपकी हुई नहीं है, इसी की जो बाहरी झिल्ली है वो ऐसे फोल्ड बना लेगी और फोल्ड बनाकर इसका निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फोल्डेड हो गई वो आउटर जो मेम्ब्रेन है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका बनी। तो एक तो ये ऑरेंज कलर है, इसको देख लीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं पिंक कलर, ये गोल्गी बॉडी है, पिंक कलर की है, जो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी इसको हम कहते हैं। इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसाइकल्स बनते हैं। वेसाइकल्स आप देख रहे हैं, सिक्रेटरी वेसाइकल्स लिखे हैं ना, पिंक कलर के हैं जो सिक्रेटरी वेसाइकल जो आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको सिक्रेटरी वेसाइकल? यस सर। यस सर। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनेंगे, ये वेसाइकल्स बनेंगे। वेसाइकल्स जब ऊपर चढ़ेंगे, मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, तो दो या दो से अधिक वेसाइकल्स जुड़कर ये सिस्टर्नी बना लेते हैं। सिस्टर्नी क्या है? ये ट्यूब्यूल्स, ये जो नली जैसी दिख रही है पिंक कलर की, नली जैसी, इनको सिस्टर्नी कहते हैं।
सिस्टर्नी का निर्माण कौन करते हैं? वेसाइकल। और जब सिस्टर्नी का एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को ही गोल्गी एपरेटस कहते हैं। तो देखिए, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से हमारे पास बनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स ने और सिस्टर्नी आपस में जो ग्रुप बनाती है, इसको कहते हैं गोल्गी एपरेटस। कुल मिला के कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि गोल्गी एपरेटस का जो निर्माण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ईआर बोल देते हैं, ईआर से हुआ है। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। नहीं समझ आई यहाँ सर। तक सर फिर से बताइए हिंदी। ओके, सर हिंदी, सर हिंदी थोड़ा यूज कीजिए। ओके, हिंदी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, केंद्रक है, केंद्रक जो झिल्ली है, बाहर की केंद्रक झिल्ली से अंतःप्रद्रवी जालिका बनी। यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। जैसे ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसमें से छोटे छोटे गोले बनते हैं, और जैसे वो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में एक उभार बनेगा। जैसे हम घर पे कई बार कड़ी बनाते हैं तो कड़ी में से बुलबुला सा निकलता है ऊपर से, ऐसे ही अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली में से एक बुलबुला टाइप निकलेगा, और बुलबुला वो गोले में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैंने वेसाइकल्स कहा था। वो गोला बना, और जब बहुत सारे गोले उसमें से निकल जाएंगे तो वो गोले जुड़कर ऐसी एक नलिकाकार संरचना बना लेते हैं, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। और वो नलिका आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर बार बार आवाज कट जाती है। अच्छा, अब आवाज आने लगी है? यस सर सर। आने लगी। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हमने कहा था कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसमें से बुलबुले टाइप निकलते हैं। बुलबुले कैसे निकलते हैं? कभी आपने कड़ी बनाई होगी, कड़ी जब बनने को हो जाती है तो उसमें से बुलबुले टाइप के निकलते हैं, और वो जाके फूट जाते हैं। इसी तरह से अंतःप्रद्रवी जालिका की जो सतह है, उसमें से बुलबुले जैसे निकलेंगे, और वो बुलबुले ऊपर जाकर गोले बना लेते हैं। झिल्ली की संरचना होती है, झिल्ली आपस में गोला बना लेगी, और बहुत सारे गोले जब आपस में जुड़ जाते हैं तो नलिकाकार संरचनाएं बनती हैं, और इन्हीं नलिकाकार संरचनाओं का एक ग्रुप बन जाता है, जिसमें वो गोले भी होते हैं, नलिकाएं भी होती हैं। इसको हम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी कहते हैं। यहाँ तक का आपको समझ में आया? जी। यस सर। यस सर। ओके, तो हमने कहा कि केंद्रक झिल्ली से बनी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका से बना गोल्गी बॉडी, ठीक। और फिर जब गोल्गी बॉडी भी भर जाता है लिक्विड से, तो गोल्गी बॉडी में से भी फिर वापस से बुलबुले निकलते हैं, और उनको लाइसोसोम कहते हैं। ना क्या कहेंगे? लाइसोसोम। तो ये जो संरचना है हमारे पास, तीन, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम, इनका जो निर्माण है वो एक दूसरे से हुआ। जैसे केंद्रक से तो बनी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका से बने गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से बने लाइसोसोम। तो आपके दिमाग में जो नाम केंद्रक, अंतःप्रद्रवी, अच्छा ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखिए, हमारे पास चार संरचना है। अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। चार संरचनाएं, केंद्रक है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, उसके बाद तो फिर से चली गई आवाज। फिर से बोलते हैं बेटा। चार नाम हम ले रहे हैं, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। ये चारों चीजें तो आपको क्लियर है, इनका निर्माण कैसे हुआ वो आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, एक जो ब्लू कलर की जो संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर आ रही है।
ये ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, कैसे बनती है, क्या कार्य करती है। आप इनकी पोजीशन देख लीजिए। ये जो पीले रंग का इसमें भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है, पीले रंग का। और एक व्हाइट कलर की आपको टी जैसी संरचना दिख रही होगी व्हाइट कलर की, ये देखिए, ये है सेंट्रियोल्स, ठीक। और ये जो है सेंट्रियोल्स के बगल में है वो लाइसोसोम, जो मैंने आपको बताई दिया। इसमें एक चीज और है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लाइसोसोम के बगल में है, वो है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। और सभी कोशिकांग इसके अंदर भर जाते हैं और इस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है। एक एक को हम आगे चल के देखेंगे डिटेल में। यहाँ तक की बात समझ में आई है कोशिका कैसे और साइटोप्लाज्म से? यस सर। ठीक है, तो अब आप एक चीज और देखिए, केंद्रक को थोड़ा सा और डीपली देख लीजिए। केंद्रक की जो झिल्ली है उसपे छेद पाए जाते हैं, जिनको केंद्रक रंध्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन छिद्र में होकर जो इसके अंदर मटेरियल बनते हैं वो बाहर आते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक रेड कलर की संरचना और है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, उसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका का काम है राइबोसोम का निर्माण करना। ये राइबोसोम्स बनाती है केंद्रिका। तो ये केंद्रक के अंदर एक गोला और होता है, वो होती है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। और इस केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है जिसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। तो ये केंद्र के अंदर भी कुछ संरचना है, वो भी आपके सामने है। तो ये सेल का एक जो व्यू है वो अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा सेट कर लीजिए, फिर अपन इन पे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। मैंने अभी आप लोगों से ये डिस्कस किया है कोशिका के अंदर क्या क्या और कैसे पाया जाता है, कैसे उसकी लोकेशन है। लोकेशन आपको समझ में आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, ठीक सर आ रही है आ रही है समझ सर। में। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर देखा है कि इसकी जो कोशिकांग है वो कैसे भरे रहते हैं। उतना सा डायग्राम आपने व्यू में दिमाग में रखना कि कैसे कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर कैसे कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर कैसे कैसे कोशिकांग एडजस्ट होते हैं। केंद्रक सबसे सेंटर में होता है, केंद्रक के अंदर एक और गोला होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्र के ऊपर छेद होते हैं जिनमें से जो पदार्थ बनेंगे अंदर वो छेद में होके बाहर आ जाते हैं कोशिका द्रव्य में, ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो कोशिका है वो दो तरह की होती है हमारे इस नेचर में। एक होती है पादप कोशिका, दूसरी होती है जंतु कोशिका। तो दोनों में अंतर अब देख लेते हैं। देखिए पहले जंतु कोशिका को देख लीजिए। जंतु कोशिका में वो सब है जो मैंने अभी डिस्कस किया। बाहर कोशिका झिल्ली है, अंदर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग है, और वो वैसे ही फैले हुए हैं जैसे अभी आपने देखा था। अलग से संरचना नहीं है, संरचना पे डिस्कस कर चुके हैं हम। दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। पादप कोशिका कैसे अलग हो जाती है जंतु कोशिका से, उसको देखें। अब देखिए, सबसे पहला अंतर है कि जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है वो केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं। आप जो सबसे बाहर की लेयर देख रहे हैं जो थोड़ी सी हार्ड है, वो जंतु कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में है। इस लेयर को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। एक बार रिपीट कर देना पहला अंतर समझ में आया आप लोगों को? सर। हाँ सर प्लीज रिपीट। जैसे कोशिका, हाँ मैं रिपीट कर, कोशिका के बाहर है जो पादप कोशिका आप देख रहे हैं, इसके बाहर एक थोड़ी सी हार्ड और कठोर संरचना है। इसमें ये मोटी है थोड़ी सी, जो जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रही। इस संरचना को सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। हम दोनों कोशिका में कंपैरिजन देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो एक तो अंतर यही आ गया कि पादप कोशिका में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर हुआ पहला अंतर? यस सर। ओके। दूसरा अंतर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। ये जो पीले रंग की संरचना है पादप कोशिका में, इसको वैक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिका। और ये जो रिक्तिका है ये जंतु कोशिका में आपको दिखाई नहीं दे रही।
अगर ये रिक्तिका होगी भी तो बहुत छोटी अल्प विकसित संरचना होती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में ये विकसित होती है और सेंटर जो पार्ट है उसको घेर लेती है। इससे जो न्यूक्लियस है केंद्र के वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, किसी एक साइड में चला जाता है न्यूक्लियस, और ज्यादातर पार्ट है वो रिक्तिका घेर लेती है। तो दूसरा अंतर है, पादप कोशिका में रिक्तिका है वो विकसित प्रकार की पाई जाती है। ठीक। तीसरा अंतर है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये जो संरचना है, ऊपर देखिए हरित लवक या थाइलोकॉइड जो लिखा हुआ है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह केवल जंतु को पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में ये संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो तीसरा अंतर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। मेन 3 डिफरेंस है जो हम देख पाते हैं सेल के अंदर दोनों में, वो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में रिक्तिका विकसित नहीं होती, जंतु कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये 3 अंतर है जो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग कर देती। तीनों अंतर आपको समझ में आ गए? यस सर। अब एक अंतर और है जो आपको दिखाई नहीं देगा, वो होता है संचित भोजन। तो जंतु कोशिका का जो संचित भोजन है जो इसके अंदर घुला रहता है साइटोप्लाज्म में, वो होता है ग्लाइकोजन, और पादप कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च यानी मंड। तो ये चौथा डिफरेंस है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इनका एनालिसिस किया जाता है, केमिकली एनालिसिस किया जाता है, तब ये भी पता चलता है कि जंतु कोशिका में स्टार्च नहीं पाया जाता स्टोरेज फूड, क्योंकि पादप कोशिका में स्टार्च पाया जाता है। सर जंतु में क्या होता है? डिफरेंस है 4। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। पादप कोशिका में होता है स्टार्च। एक डिफरेंस ये हो गया है। तो हमने देखे 4 अंतर हो गए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। कई बार आपसे पूछ लें तो आप लोग डिस्कस कर लीजिए। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कोशिका झिल्ली। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं पा रहे हैं मुझे? ओके, तो जो कोशिका झिल्ली का जो कार्य है वो क्या है? देखिए पहला कार्य है कोशिका को कैसे बाहर जाने देती है, जो अन्य कोशिकाओं के या शरीर के कार्य में काम आती है। तो वो पदार्थ बनाती है कोशिका, वो पदार्थ इसमें से होकर बाहर निकलते हैं। ये जो प्रोटीन है ये गेट कीपर है, यही जा रही है आप लोग। अर्थ कोशिका के अंदर जाना और कोशिका से बने हुए पदार्थों को बाहर आना, ये सारी जो चौकीदारी होती है कोशिका की, ये करती है कोशिका झिल्ली। दूसरा कार्य है इसकी कोशिका की विशेष जो बनावट है, उसका जो सकल सूरत है, उसका भी डिसीजन लेने में कोशिका सहायक होती है। मतलब जब कोशिका झिल्ली होगी तो वो उसकी लेयर बनाती है। हालांकि इसका जो स्केलेटन है वो अलग होता है, कंकाल होता है इसका, वो अलग होगा, माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट से बना होता है जो इसका शेप डिसाइड करता है। लेकिन उसके ऊपर जो परत बनाती है वो कोशिका झिल्ली होती है, यानी एक बनावट के रूप में, बनावट में भी इसकी भूमिका होती है। तो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, दूसरा कोशिका के ऊपर जो झिल्ली यानी उसको ढकने का जो कार्य करती है वो कोशिका झिल्ली। ये कार्य हो गए कोशिका
झिल्ली के, दूसरे को नेगेली तथा क्रेमर, दोनों वैज्ञानिकों का नाम है। कोशिका झिल्ली की जो खोज करता है वो है नेगेली तथा क्रेमर। ज्यादा परेशान मत होना नामों से, जितने याद हो जाए ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे है, आप रीड कर सकते हैं। उन्होंने इसकी खोज की थी। कार्य आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, सर फिर से बता दो सर। वैज्ञानिक बेटा मुझे लग रहा है आप लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कार्य होता है कि जो भोजन हमारे ग्रहण किया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका शरीर में जाके दहन होता है, और ये जो दहन वाली जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी चलती है। आधी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होती है और आधी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आधा भोजन जलता है तो इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक ऊर्जा में संचित कन्वर्ट कर देता है, वो उसको परिवर्तित कर देती है। भोजन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, और जब कोशिका को जरूरत होती है ऊर्जा की तब जाके उसको ऊर्जा देने का कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हुआ? ऊर्जा का संचय करना। जैसे हमारे पास बैटरी होती है घर में इन्वर्टर वाली, वो हमारी विद्युत ऊर्जा को संचय कर लेती है और जब हमें बल्ब जलाना होता है तब उस ऊर्जा को हमें दे देती है। सेम कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन जला उसकी ऊर्जा को संचित कर लेगी और संचित की हुई ऊर्जा को जब हमारे शरीर में जब आवश्यकता होगी तब हमें वापस कर देगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमने थोड़ा सा काट दिया बीच में से, पूरा होता है जैसे जूता आप पहनते हैं तो जूते जैसा ही है, लेकिन काट के इसके आधा पार्ट हमने काट दिया और अंदर की संरचना आपको दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, दोनों झिल्लियों से ये ढका रहता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको आधात्री, एक लिक्विड भरा रहेगा जिसको आधात्री कहते हैं। और फिर जो अंदर वाली जो लेयर है वो देखिए फोल्डेड, जैसे उंगली जैसे फोल्ड बना रही है, बलन बना रही है अंदर की तरफ उंगली जैसे। इन बलनों को, इन उंगली नुमा संरचना को हमने कहा है क्रिस्टी। नाम आपके सामने है क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी बनाती है और इस तरीके से अंतःप्रद्रवी जालिका सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुई है? बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं। F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी में। इसमें भी शो नहीं कर रहा है, नेक्स्ट मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ, आप देख लीजिए। ये जो है इसके अंदर आपको क्रिस्टी आपको दिखाई देंगे। ये आपको ब्लैक ब्लैक जो डॉट जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से F0 पोर्शन और F1 पोर्शन जो दे रखा है, ये वो पार्टिकल्स को जूम करके दिया हुआ है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं ये क्रिस्टी पर पाए जाते हैं और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। कैसे इनर लेयर फोल्डेड होती है ये 3D व्यू में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इनर लेयर के फोल्ड बनने से क्रिस्टी का निर्माण हुआ। मैट्रिक्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, केवल डीएनए भी होता है इसके अंदर। ऐसा लगता है पूरा का पूरा एक सेल है, इसके अंदर वो ज्यादा संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन मेन इसके जो पार्ट है वो हो गया बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल्स और इन्हीं के अंदर फिर वो जाके केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को ये संचित करती है और जब हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है कार्य करने की तब हमें ऊर्जा रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना समझ में आई? बना लोगे डायग्राम अगर पूछ रहे एग्जाम में तो? यस सर। मैंने अभी बना लिया है। हाँ, रफली बना लीजिए।
दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर कार्य किया और इसकी खोज की थी 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं बेटा। सर जब बॉडी मूवमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है क्या? कौन सी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, बॉडी जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, तो ये अच्छा, मैं बोल ऐसे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो सेल्स हैं, जैसे कंठ है, कंठ कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाएं कार्य कर रही हैं तब जाकर मेरा साउंड बाहर आ रहा है। और कोशिकाएं जब कार्य कर सकती, बिना एनर्जी के कार्य संभव नहीं है। और वो एनर्जी देती है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी शरीर का आप कोई सा भी कार्य कर लीजिए, कोई सा भी कार्य उठा लीजिए, मूवमेंट को छोड़ दो और भी कोई सा ले लीजिए, सबके लिए एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया देगी। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गन्स है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैंने आपको बताया था कि केंद्र की बाहरी झिल्ली में जब फोल्ड हो जाते हैं, जब बलन बन जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। आप जब देख लीजिए केंद्रक में किस तरीके से फोल्ड होने से बाहर की तरफ गुच्छा जैसा बन गया। हेलो, हेलो यस सर। बेटा आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, तो आप लोग जो देख रहे हैं कि केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी सतह है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जब फोल्ड हुए हैं उस फोल्ड से इसका निर्माण हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण हुआ है। अब इसके अंदर आपको दो तरह की ईआर नजर आ रही है। एक पे तो छोटे छोटे से पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स का नाम होता है राइबोसोम्स। यानी राइबोसोम्स की लोकेशन कहाँ होती है? ईआर के ऊपर स्थित होते हैं राइबोसोम्स। कुछ बोलना है बेटा आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो एक तो ईआर ऐसी होती है जिस पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक नीचे की तरफ और देखिए, नीचे की तरफ ऐसा पार्ट दिखा रखा है ईआर का जिस पर कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो हमारे यहाँ ये जो ईआर है वो दो तरह की कह सकते हैं। एक तो है स्मूथ ईआर और एक है रफ ईआर। स्मूथ का मतलब चिकनी, जिस पर कोई पार्टिकल नहीं है, और रफ का मतलब है खुरदरी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन पार्टिकल्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। यानी कि हमारी सेल के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अंतःप्रद्रवी जालिका तो चिकनी हो सकती है जिस पर कोई पार्टिकल नहीं है, दूसरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी हो सकती है जिस पर पार्टिकल यानी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दो तरह की अंतःप्रद्रवी जालिका क्लियर आपको? यस सर। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका वेसिकल्स का निर्माण, ये वैसे लाइसोसोम अभी आएंगे, हम लोग लाइसोसोम को देखेंगे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर आपने देखा कि इसका दो तरह का हुआ, स्मूथ और रफ। उसके बाद बात करते हैं यह है कि इसका कार्य क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कार्य करती है। तो देखिए केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ इस अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पदार्थों का संश्लेषण भी अंतःप्रद्रवी जालिका करती है, क्योंकि हमें सेल बनानी है, दूसरे कार्य करने हैं, बॉडी को ग्रोथ करना है। हमारी जो बॉडी है, एक दिन हम बहुत छोटे से होते हैं लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं हमारी लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? इन्हीं कोशिकांग के कार्य से। ये कोशिकांग पदार्थ बनाते हैं, वो पदार्थ जब जमा होते जाते हैं, हमारे शरीर में जमा होते जाते हैं कोशिकाओं के रूप में, तब जाके हमारे शरीर का जो ग्रोथ है वो होती है।
तो ये पदार्थ का संश्लेषण कौन करते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। संश्लेषण का काम कौन करेंगे? अंतःप्रद्रवी जालिका संश्लेषण का कार्य है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य, पदार्थों का जो निर्माण है, संश्लेषण है, वो अंतःप्रद्रवी जालिका करेंगे। सर इसकी खोज आगे चले, खोज बेटा, खोज देख। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका से गोल्गी बॉडी बनी, ये हमारे पास गोल्गी बॉडी, मैंने आपको बताया था कि जो वेसाइकल्स बनते हैं, देखिए कैसे जुड़ रहे हैं आपस में, और जुड़कर ये नलिकाकार संरचना बनाते हैं जिनको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी ऊपर जाके आप देख रहे हैं कि गुब्बारे नुमा संरचना के ऊपर फूट जाती है। इसमें से गुब्बारे जुड़े, पतली नलिकाएं बनी। पतली नलिकाएं जब मैच्योर होती जाती हैं और इसमें पदार्थों का भी मैच्योरेशन होने लगता है, तब जाकर ऊपर से भी इनमें से गुब्बारे नुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, उनको लाइसोसोम कहते हैं। तो ये हमारे पास गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस का कार्य होता है वो यह है कि जो पदार्थ अंतःप्रद्रवी जालिका में बने, वो पदार्थ अभी क्रियाशील नहीं है। वो पदार्थ अभी क्रियाशील नहीं है, तो पदार्थ जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं गोल्गी एपरेटस में। जब पदार्थ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब इनका मैच्योरेशन होता है, यानी परिपक्वन होता है, और परिपक्व होने के बाद यह जो पदार्थ बने वो क्रियाशील हो जाते हैं, रासायनिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। प्रोटीन है वो मैच्योर हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैच्योरेशन का काम किसमें हो गया? ये हो गया गोल्गी एपरेटस में। दूसरा काम ये करता है पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन। अब अंतःप्रद्रवी जालिका से कोशिका झिल्ली की ओर पदार्थ किस में होके जाता है? वो इस रास्ते में होके जाता है जो किसके द्वारा तैयार किया है? गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस के दो कार्य, एक तो पदार्थ को नीचे से यानी कि केंद्र से, केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली की ओर जाता है, और दूसरा कार्य है इसके अंदर जो प्रोटीन है, जिनका परिपक्वन है, जिनकी क्रियाशीलता है, वो बढ़ती है। ये दोनों कार्य हो गए किसके हो गए? ये दोनों कार्य हुए गोल्गी एपरेटस के। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये इस तरीके से सेल्स के अंदर तैरता रहता है जीव द्रव्य में, और इसमें से नीचे वाले वेसाइकल से वो जुड़ते जाते हैं, ऊपर वाले जो वेसाइकल्स हैं, जो गुब्बारे हैं, वो इसमें से अलग होकर निकलते जाते हैं, जिनको लाइसोसोम का। तो ये है हमारे पास गोल्गी उपकरण। क्लियर? आप लोगों को कोई दिक्कत बेटा, किसी को? सर दो कार्य बताए थे, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक कार्य तो यह है बेटा कि पदार्थ जो बने अंतःप्रद्रवी जालिका में, उन पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब केंद्रक से लेकर झिल्ली की ओर पदार्थों को ये ले जाता है पैक करके। पैकिंग अवस्था में, खुले हुए नहीं, खुले ये जा नहीं सकते। अगर इनको खोल दिया इन पदार्थों को तो ये सेल को नष्ट कर देते, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो ये पैक करके उन पदार्थों को और केंद्र कोशिका झिल्ली की ओर ले जाते हैं, पहला कार्य। दूसरा कार्य यह है कि इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह बने हैं, जो बने कहाँ थे? अंतःप्रद्रवी जालिका में, लेकिन अभी जो बने ही हैं वो क्रियाशील नहीं है। आपने प्रोटीन की संरचना देखी होंगी। प्रोटीन होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी, 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। और 4 तरह के प्रोटीन में जो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो अवस्था है वो क्रियाशील नहीं है। जब तक वो क्वार्टरी अवस्था में नहीं होगा तब तक वो क्रियाशील नहीं होता। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो क्वार्टरी यानी चतुष्क अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे वो क्रियाशील हो जाता है। ये दूसरा काम है गोल्गी एपरेटस का। क्लियर हुआ? यस सर। शॉर्ट में कहें तो आप ऐसा मान लीजिए, पदार्थों का परिपक्वन, पदार्थों का जो मैच्योर हो रहे हैं, वो है जो कार्य है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। ठीक है? यस सर। इसके जो खोज करता है वो कैमिलो गोल्गी, 1898 में इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्गी, और इन्हीं नाम के आधार पर इनका। उसके बाद है नेक्स्ट एपरेटस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसकी बात करते हैं।
वो है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो होता है केंद्रिका। राइबोसोम का निर्माण कौन करती है? केंद्रक के अंदर एक और बॉल मैंने बताई थी, एक और गोला बताया था केंद्रक के अंदर, जो मैंने कहा था ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो गोला है ये केंद्रिका है और वो बनाती है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। तो यह जो राइबोसोम है वो केंद्रक झिल्ली से निकलकर, केंद्रक झिल्ली में मैंने आपको छेद बताए थे कि केंद्रक झिल्ली में छेद है, उन छेद में से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाती है और यह राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहेंगे सर और रिपीट कर दो। कुछ जो राइबोसोम्स हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका पर चिपक जाते हैं। देखिए राइबोसोम की लोकेशन दो हो गई। कुछ राइबोसोम है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और कुछ राइबोसोम है वो चिपक जाते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका पर, जिससे वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बनी। लोकेशन आपको समझ में आ गई, निर्माण समझ में आ गया। राइबोसोम बने कहाँ? राइबोसोम बने केंद्रिका द्वारा। केंद्रक झिल्ली में जो छेद है वहां से निकलकर ये बाहर आए, बाहर आकर ये कोशिका द्रव्य में फैल गए। कुछ राइबोसोम जाकर अंतःप्रद्रवी जालिका पर चिपक गए। यहाँ तक का व्यू आप लोग समझ लीजिए। बने कहाँ, लोकेशन कहाँ, ठीक है यहाँ तक? जी सर। बने थे केंद्रिका, न्यूक्लियोलस था जो न्यूक्लियस के अंदर एक गोला बनाया हुआ था, उससे इसका निर्माण होता है राइबोसोम। इनका से हुआ था। ठीक है जी। यस सर। उसके बाद जो राइबोसोम से इनका कार्य देखते हैं, तो ये देखिए आपके सामने राइबोसोम्स हैं। पहला इसका सिंप्लीफाइड एक डायग्राम बना हुआ है, सिंप्लीफाइड सरल सा एक चित्र बना दिया है समझने के लिए कि 2 यूनिट से बना हुआ है, 2 अलग अलग कलर है, तो 2 यूनिट से ये राइबोसोम का निर्माण हुआ है। फिर इनका मॉलिक्यूलर लेवल किस तरीके से प्रोटीन के अणु कुंडलित होकर इसको बनाते हैं वो दे रखा है 3D शेप में। उसके बाद दिया इसका मॉलिक्यूलर एक मॉडल है इसका। किसका मॉडल है ये है इसका राइबोसोम का मॉडल दिया है और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर लेवल दिया है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आप देख रहे हैं जो प्रोटीन है वो कुंडलित होकर इस राइबोसोम का, यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको कहते हैं निर्जीव पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस कण है राइबोसोम। जो प्रत्येक राइबोसोम है वो 2 यूनिट से बना हुआ है। आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर है एक ब्राउन कलर है, तो इनसे क्या कहेंगे, इन दोनों कलर से जो बनी हुई संरचना है ये राइबोसोम। अब बात करते हैं, ये लोग आप लोग देख लीजिए, ये इसका मॉलिक्यूलर लेवल है। ये दोनों यूनिट आपस में जुड़कर फिर कार्य करती हैं। इसका कार्य हम समझ लेते हैं। कार्य है इसका प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। बॉडी में जैसे प्रोटीन बनेंगे जीव वैसा ही नजर आता है। अगर प्रोटीन बिल्ली के बनेंगे तो उसका निर्माण बिल्ली होगा। अगर प्रोटीन इन्होंने राइबोसोम ने आदमी वाले बना दिए, इंसान वाले बना दिए, तो फिर वो इंसान बनेगा। इन्हीं के हाथ में होता है कि नीम का पेड़ बनाना है, किसी को इंसान बनाना है, बिल्ली बनाना है, चूहा बनाना है। ये डिसाइड करते हैं कौन? राइबोसोम। कौन सा प्रोटीन ये बनाते हैं। अब इनको कंट्रोल करता है, राइबोसोम को कंट्रोल करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो राइबोसोम्स को कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें कौन सा प्रोटीन बनाना है। और जीन्स कहाँ से आते हैं वो आपको पता है, वो हमारे माता पिता से आते हैं। तो माता पिता से जो ऑर्डर मिलता है इन कोशिकाओं को, उसी ऑर्डर को ये फॉलो करती हैं और आने वाली संतति वही होती है जो माता पिता से हमें प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? राइबोसोम का कार्य समझ में आया। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, इसका उपनाम है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, जिसको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अगर राइबोसोम की बात कर लें तो आप देख रहे हैं राइबोसोम है वो एक है 70s और एक है 80s। ये यहाँ पर अवसाद गुणांक है, सेडिमेंटेशन है S। इसकी टेक्निकल टर्म है, इससे इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकाले जाते हैं। तो एक 70s का मतलब छोटा और 80s का मतलब बड़ा।
70S हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये जो राइबोसोम है 70S, 70S राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है? एक नाम बताइए कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो अंतःपत्रवीय जालिका नहीं होगी, अंतःपत्रवीय जालिका नहीं है तो गोल्गी बॉडी नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं है तो लाइसोसोम नहीं होगा। ये संरचना इसमें नहीं पाई जाती मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया भी मीजोसोम के नाम से होती है, अलग तरह की होती है। तो हमने जितनी भी मेम्ब्रेन वाली कहीं की डबल मेम्ब्रेन है, ये संरचना है जिस कोशिका में नहीं पाई जाती है उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स तो पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम है कोई मेम्ब्रेन वाली संरचना नहीं है। ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम्स होते कैसे? 70S। क्लियर? 70S भी 2 यूनिट से बनी हुई है। दोनों यूनिट्स हैं वो है हमारे पास 50S और 30S। इन दोनों यूनिट्स के जुड़ने से 70S बनता है। अब आप प्लस मत करना 50 और 30 को, नहीं तो 80 हो जाएगा। ये दोनों का जो अवसाद गुणांक निकालते हैं वो जाके एक टेक्निकल टर्म है, उसके प्लस माइनस से नहीं। सर ये कुछ समझ नहीं आया। फाइव एस यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट आपके यहाँ दिया हुआ है ना। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स जो 5S है उसमें 120 है और जो 23S है उसमें 2900 न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़ेंगे जेनेटिक्स में आगे चल के डिटेल स्टडी करेंगे। आप लोग ये याद रखिएगा 70S है वो पाए जाते हैं। राइबोस 50S और 30S इन दोनों को जुड़ने से बनता 70 राइबोस। राइबोसोम में वो 2 तरीके होते हैं, 70S होते हैं, 80S होते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका और 80S। अच्छा ठीक है, तो अब क्लास को आज एंड कर दें यहाँ पर। यस सर। आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा उसकी वजह से नहीं आया बेटा। अभी समझाया था वो। नो सर। ओके, देखिए मैंने अभी 2 बातें कही हैं आप लोगों से। एक तो कहा है कि 70S राइबोसोम्स होते हैं और एक होते हैं 80S, यानी राइबोसोम्स 2 तरीके। कुछ कह रहे हैं आप? नो सर बताइए। हाँ, राइबोसोम्स हमारी जो सेल है, जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें राइबोसोम्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक 70S है यानी कि छोटे वाले राइबोसोम्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और एक बड़े वाले 80S है। जो 80S है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब विकसित कोशिका, और प्रोकैरियोटिक का मतलब आदि यानी प्राचीन यानी कम विकसित कोशिका में पाए जाते हैं 70S। 70S की 2 सब यूनिट होती है, एक तो होती है 50 और दूसरी होती है 30। ऐसे ही 80S की भी 2 सब यूनिट होती हैं, 60 और 40। बस इतना सा आप लोग रखिएगा अपनी मेमोरी में। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब? यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है जिसमें अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जिसमें ये सारी संरचनाएं पाई जाएंगी। केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होगी, अंतःपत्रवीय जालिका होगी, वो यूकैरियोटिक कोशिका होगी। और जिनमें ये नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। कोशिका को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो है अल्प विकसित कोशिका जो प्रोकैरियोटिक है, और एक है विकसित कोशिका जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका 2 भागों में, प्लांट सेल और एनिमल्स यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाई जाती है। दोनों में यूकैरियोटिक कोशिका है। आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल है सभी यूकैरियोटिक कोशिका है, सभी यूकैरियोटिक हैं,
केवल जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में प्रोकैरियोटिक होता है। यानी बैक्टीरिया में 70S मिलेगा और बाकी सब में 80S राइबोसोम्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। राइबोसोम के खोजकर्ता देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो राइबोसोम्स को देखा था वो थे ए क्लाडे, और इन्होंने देखा था लेकिन राइबोसोम नाम नहीं दिया, इन्होंने इसको माइक्रोसोम कहा था। कहा था, उसके बाद इसका जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है।